देखो रिकॉर्डिंग এর মেসেজ গেছে, স্ক্রিন শেয়ার আছে। হ্যালো হ্যালো, নীল আমার আওয়াজ আসছে তো? হ্যালো আমার আওয়াজ আসছে নীল? হ্যালো Yes, ma'am. আচ্ছা ঠিক আছে। देखो हम लोग फाइनल अकाउंट्स पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने कंप्लीट किया था इलास्ट्रेशन 9 तक, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इलास्ट्रेशन 9 तक हम लोगों ने कर लिया था, ये 15 है। हम लोग थोड़ा लास्ट से चलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप का क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं रहता है, तो ये कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बाकी क्वेश्चन करेंगे। तो जो भी पीडीएफ है हम शेयर कर देंगे। मुझे एक बार याद दिलाओ कि ये वाला अभी हम लोग लास्ट से कर रहे हैं पीडीएफ का, ठीक है। पीडीएफ मैंने शेयर नहीं किया था, शेयर करने से पता चल जाता। देखो क्या बोल रहा है, फ्रॉम द following particulars prepare a final accounts of Messrs X and Y for the year ended 31st March 2013। ये मेसर्स एक्स एंड वाई लिखा हुआ है, तभी पता चल जाएगा ये पार्टनरशिप है, ठीक है। सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, लोन, लोन का डेबिट बैलेंस मतलब लोन जो है इन्होंने दिया है, इसीलिए एसेट है। वेजेस, कैरेज इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, फर्नीचर, ड्राइंग्स दे रखा है तीनों दो पार्टनर का। कैश, लैंड परचेज, इंटरेस्ट, सैलरी, कैरेज आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, ट्रेड चार्जेस, कैपिटल, ये यहाँ तक दे रखा है। अच्छा, इसमें से कौन सा चीज कहा जाएगा? जैसे सेल्स ट्रेडिंग में जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में जाएगा, लोन जो है ये एसेट में जाएगा। बैलेंस शीट में एसेट साइड, नॉर्मली लोन का मतलब हम लोग लाइबिलिटी समझते हैं, लेकिन ये डेबिट लोन है, मतलब लोन दिया गया है इसीलिए एसेट है। वेजेस ट्रेडिंग में आएगा, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में आएगा, रिटर्न इनवर्ड जो है ये लेस हो जाएगा। किससे लेस होगा? रिटर्न इनवर्ड सेल से। फर्नीचर है, ड्राइंग्स है, ठीक है, फर्नीचर एसेट में जाएगा, ड्राइंग्स जो है कैपिटल से लेस होना चाहिए। कैश जो है बैलेंस शीट में आएगा, लैंड बैलेंस शीट में आएगा, परचेज ट्रेडिंग में आएगा, इंटरेस्ट क्रेडिट मतलब अर्निंग है। सैलरीज जो है ये चला जाएगा पीएल में, सैलरीज पीएल में जाएगा, कैरेज आउटवर्ड पीएल में जाएगा, रिटर्न आउटवर्ड ये परचेज से लेस होगा। ट्रेड चार्जेस ये भी, ट्रेड चार्जेस कहाँ जाना चाहिए, ट्रेडिंग या पीएल? क्या लगता है? ट्रेड चार्जेस हम लोग का पीएल में जाएगा, ठीक है, बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस है। अच्छा, उसके बाद कैपिटल, ये तो बैलेंस शीट में ही जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एंड 4% रेस्पेक्टिवली। तो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट है 6%, कैपिटल पे 4%। वाई इज टू गेट ए सैलरी ऑफ 400 पर मंथ, वाई को सैलरी मिलेगा 400 पर मंथ। एक्स इज टू गेट ए कमीशन ऑफ 2% ऑन ग्रॉस सेल, एक्स को कमीशन मिलेगा ग्रॉस सेल पे। 50% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, रिजर्व फंड में प्रॉफिट का 50% ट्रांसफर हो जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। द पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। कुछ नहीं बोला यहाँ पर, बाकी यहाँ हमें प्रिपेयर करने बोला है फाइनल अकाउंट्स। तो नॉर्मली हम लोग पार्टनरशिप में कभी फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाते, या तो हम लोग बनाते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट इस तरह से, लेकिन यहाँ पर पूरा फाइनल अकाउंट्स बनेगा, यानी ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट तीनों चीज ही हमें यहाँ पर बनाना है। इलास्ट्रेशन 16, ठीक है, ट्रेडिंग, पीएल, पीएल एप्रो भी बनेगा। 16 नहीं, सॉरी 15। तो हम लोग पहले बना लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ मेसर्स
X and Y. Trading and profit and loss account for the year ended 31st of March 2013. अच्छा देखो, ट्रेडिंग में सबसे पहले है सेल्स का डेटा, तो बाई सेल्स लिख देंगे 8,20,000। अच्छा, सेल्स में हमारा रिटर्न था तो इसके लिए जगह छोड़ देते हैं, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक है 3 लाख। टू ओपनिंग स्टॉक 3 लाख। अच्छा, लोन का डेबिट बैलेंस यानी वो एसेट में चला जाएगा बैलेंस शीट में, तो ये ट्रेडिंग पीएल यहाँ पर बन जाएगा। इसके अलावा पीएल एप्रो बनना चाहिए फिर बैलेंस शीट, ठीक है। तो यहाँ पीएल एप्रो बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March 2013। एसेट्स, लाइबिलिटी। अच्छा, एसेट में सबसे पहले क्या रहेगा? लोन। लोन का क्या अमाउंट है? लोन का अमाउंट है 20,000। अच्छा, उसके बाद था वेजेस 60,000, ट्रेडिंग में चला जाएगा। वेजेस 60,000 ट्रेडिंग में चला जाएगा। टू वेजेस, अच्छा परचेस के लिए थोड़ा जगह छोड़ देते हैं यहाँ पर विथ एडजस्टमेंट, तो टू वेजेस 60,000। अच्छा, कैरेज इनवर्ट 4,000। कैरेज इनवर्ट 4,000, रिटर्न इनवर्ट 4,000, रिटर्न इनवर्ट मतलब सेल्स रिटर्न, लेस रिटर्न इनवर्ट 4,000। 8,20,000 माइनस 4,000, ये आ जा रहा है 8,16,000। हाँ, 8,16,000। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर रिटर्न इनवर्ट हो गया फर्नीचर, बैलेंस शीट में चला जाएगा 10,000। डेप्रिसिएशन होगा तो लेस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%, वो बाद में करेंगे, पहले लिख लेते हैं। ड्राइंग्स एक्स और वाई का 12,000 और 10,000 है, ठीक है। तो ड्राइंग्स को हम लोगों को कहाँ पर दिखाना चाहिए? ड्राइंग्स हम लोग कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं, और यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट बनेगा वो पीएल एप्रो के बाद बनेगा। तो हम लोग ये आधा जगह पीएल एप्रो के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि पीएल एप्रो में ज्यादा जगह चाहिए। पीएल के बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होगा अमंग द पार्टनर। फॉर द ईयर एंड डेट 31st of March 2013। फिर यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट। क्लोजिंग कैपिटल पार्टनर लोगों का लिखना पड़ता है, तो कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। दो पार्टनर है एक्स वाई। टू ड्राइंग्स, ड्राइंग्स को लिखा जाता है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स, ठीक है। ड्राइंग्स हुआ है, ड्राइंग्स कितना कितना है? 12,000 10,000। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या लिखना पड़ेगा? ड्राइंग्स के बाद कैश, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, कैश 3,000।
अच्छा, कैश के बाद यहाँ पर लैंड 11,000। अच्छा, लैंड के बाद है परचेज 3,80,000, तो ये यहाँ पर आ जाएगा ट्रेडिंग में। टू परचेज 3,80,000। अच्छा, इसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिट मतलब पीएल में चला जाएगा, बाई इंटरेस्ट 1,000। तो पीएल अगर यहाँ बनेगा, यहाँ जीपी, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बाई इंटरेस्ट 1,000। अच्छा, उसके बाद है सैलरी 40,000। गुड मॉर्निंग शुभश्री। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, स्टार्ट किए हैं 15 वाला। अच्छा, अब यहाँ पर कैरेज सैलरीज हो गया 40,000। सैलरी मैंने लिखा नहीं, लिखा शायद, सैलरी लिख लेते हैं। टू सैलरीज पीएल में लिख रहे हैं, टू सैलरीज 40,000। इसमें कोई एडजस्टमेंट था? नीचे एक बार चेक करते। नहीं, कोई एडजस्टमेंट वैसे था नहीं। जो भी एडजस्टमेंट है वो पार्टनर लोगों का एडजस्टमेंट बोल रखा है कि उनको कितना मिलेगा। सैलरी 40,000। अच्छा, कैरेज आउटवर्ड 2,000। रिटर्न आउटवर्ड परचेज से लेस होगा 3,000, लेस रिटर्न आउटवर्ड परचेज से लेस होगा 2,000। तो 3,80,000 माइनस 2,000 कितना हो जाएगा? 3,78,78। अच्छा, ये 2,000 था रिटर्न आउटवर्ड, एक बार चेक कर लेते हैं। रिटर्न आउटवर्ड नहीं, सॉरी 3,000 था। मुझे डाउट लगा क्योंकि अभी 2,000 लिखा था मैंने कैरेज आउटवर्ड में। अच्छा, तो ये और 1,000 कम कर दो, कितना हो जाएगा फिर? 3,77,000 हो जाएगा। 3,77,000। अच्छा, ट्रेड चार्जेस पीएल में चला जाएगा 8,000। बिजनेस का खर्चा बस ये जो दिया हुआ था ये हम लोगों ने पूरा लिख लिया, जो भी लिखना था। ठीक है, सेल्स, ओपनिंग बैलेंस, ये सब लिख लिया। अब नीचे का डेटा लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000। नीचे का जो भी एडजस्टमेंट होता है वो दो जगह पे जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक पहले यहाँ पर लिखेंगे, ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट में लिखेंगे। बाई क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000 और यहाँ पर बैलेंस शीट में हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000। अच्छा, प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मतलब ड्राइंग्स करने पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा पार्टनर लोगों को, क्योंकि इंटरेस्ट देना पड़ता है। ड्राइंग्स मतलब पार्टनर लोग अपने बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये कहाँ पर जाना चाहिए इंटरेस्ट? और ये कैपिटल का जो कैलकुलेशन दे रखा है कि कैपिटल पे भी इंटरेस्ट जो है इनको मिलेगा। ठीक है, तो ये भी दो जगह पे जाएगा। एक बार तो हम लोग कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट का पैसा लेने से कैपिटल पे कैपिटल बढ़ेगा और जो ड्राइंग्स का इंटरेस्ट देने पे कैपिटल लेस होगा, क्योंकि पार्टनर का हर एक एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल होता है। ठीक है, तो पहले एंट्री लिख लेते, फिर हम लोग देखेंगे अमाउंट कितना होगा। तो कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे इंटरेस्ट जब हम लोग लेंगे तो कैपिटल बढ़ेगा। कौन सा इंटरेस्ट लेने से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले ये ब्रॉड डाउन भी कर लेते हैं, ओल्ड कैपिटल जैसे होता है। ये कॉम्बिनेशन है फाइनल अकाउंट्स विथ पार्टनरशिप का। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल है 24,000, 16,000। अच्छा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलने से इनका कैपिटल रेज होगा। ठीक है, कितना करके मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4%। तो 24,000 पे 4% कितना होगा? देखो 960। और यहाँ पर 16,000 का 4%, 640। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
अच्छा, अब बोला है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट मिलने से कैपिटल जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि उतना पैसा काट लिया जाएगा। तो 12,000 ड्राइंग्स हुआ था, उस पे 6%, लेकिन ये 6 मंथ्स लगाना है, ठीक है। ये ड्राइंग्स का ही टाइम पीरियड बताया जाता है, इसीलिए क्योंकि ड्राइंग्स अलग अलग तरीके का होता है। अगर पार्टनरशिप तुम लोग को याद है, तो ड्राइंग्स जो है, एक तो होता है बिगिनिंग ऑफ द मंथ हो सकता है, मिडिल ऑफ द मंथ हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, एंड ऑफ द मंथ हो सकता है। तो 6 महीने का यहाँ लगाने बोला है, तो कितना हो जाएगा, जितना ड्राइंग्स किया है, यानी कि 12,000। पहले वाला देखो, 12,000 इंटू रेट है 6%, इंटू 6/12 करने से जितना आएगा उतना, पहले वाले का। तो 12,000 इंटू 6% इंटू 6/12, तो ये हो गया 360। पहला आंसर 360, यहाँ पर लिखेंगे x का 360। y का चेक करो, y का कितना होगा, y का है 10,000, बस यहाँ पर 10,000 कर दो, बाकी तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। 10,000 इंटू 6% इंटू 6/12, 300 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 300। अच्छा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रखा है कि वाई को सैलरी मिलेगा 400 पर मंथ। तो वाई को जो सैलरी मिलेगा वो पीएल एप्रो में जाना चाहिए, क्योंकि ये पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पीएल एप्रो में लिखेंगे टू सैलरी, क्योंकि प्रॉफिट कम होगा सैलरी देने पे। यहाँ पर लिखते हैं टू सैलरी वाई को दे रहे, ठीक है। कितना देना पड़ेगा, 400 पर मंथ, तो 400 इंटू 12, 4,800। अच्छा, वाई को सैलरी देना पड़ेगा 400, एक्स इज टू गेट ए कमीशन 2% ऑन ग्रॉस सेल, तो एक्स को कमीशन मिलेगा ग्रॉस सेल पे 2%। तो ग्रॉस सेल कितना है, ग्रॉस सेल पे 2% मिलेगा, ग्रॉस सेल है ये तो नेट सेल है, ग्रॉस बोला है तो कौन सा लेना चाहिए, 8,20,000 या 8,16,000, ग्रॉस सेल बोला है तो ग्रॉस तो 8,20,000 है। 8,20,000 पे अगर लेंगे तो कितना आ रहा है, तो 8,20,000 पे 2%, 16,400। तो 8,20,000 पे ही लेना पड़ेगा ना, ग्रॉस सेल बोला है, माइनस करने से, रिटर्न माइनस करने से तो नेट सेल हो जाता है। तो 8,20,000 पे 2%, 16,400, ये हो गया ग्रॉस सेल। ये पीएल एप्रो में जा रहा है, क्योंकि पार्टनर लोगों के अंदर का डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, y is to get salary x। अच्छा, 50% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, रिजर्व फंड में 50% प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। अच्छा, टू ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, तो फंड में 50% ट्रांसफर करना पड़ेगा, प्रॉफिट जो बचेगा उसका। अच्छा, तो अभी प्रॉफिट तो कैलकुलेट किया नहीं हम लोगों ने, डेप्रीशिएशन बोला है फर्नीचर पे 10%, तो यहाँ पर 10% डेप्रीशिएशन लेस कर लेते हैं। 10% लेस करने पे कितना हो जाएगा, 1,000, तो ये कितना हो गया, 9,000। अब ये डेप्रीशिएशन कहाँ पर बैठेगा, डेप्रीशिएशन यहाँ पर पीएल में आ जाएगा, टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 1,000। बस और कुछ नहीं, अब हम लोग टोटल कर सकते हैं, 1,20,000 प्लस 8,16,000, 9,36,000। जीपी निकालना पड़ेगा, -3,00,000 -64,000, 1,95,000।
1,95,000। अब इसको ब्रॉट डाउन करेंगे पीएल में, बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,95,000। अब नेट प्रॉफिट निकालेंगे, 1,95,000 प्लस 1,000, 1,96,000। टू नेट प्रॉफिट। अच्छा ये कितना हो रहा है, 42, मतलब ये हो गया 51,000। 1,96,000 माइनस 51,000, 1,45,000। ये आ रहा है नेट प्रॉफिट, 1,45,000। ये नेट प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ। अब ये प्रॉफिट किसी एक का नहीं है कि ये प्रॉफिट दिखाया हो गया। अगर ये प्रॉफिट पर्सनली किसी एक का होता तो इसके आगे में कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन ये प्रॉफिट में फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक्स और वाई का, तो यहाँ पर उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर ये सब सैलरी वगैरह नहीं रहता तो जस्ट इसी का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग दिखा लेते हैं 1,45,000 इन लोगों को कैसे मिलना है। तो यहाँ पर पहले फिर ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट 1,45,000। ठीक है, अच्छा 1,45,000, इसमें सैलरी दे दिया, कमीशन। अब दो जगह पे हर चीज पुट होना चाहिए। देखो क्लोजिंग स्टॉक दो जगह पे चला गया, एक बार मैंने बैलेंस शीट में लिख दिया, एक बार ट्रेडिंग में लिख दिया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और एंड कैपिटल, ये कैपिटल अकाउंट में हो गया, अब पीएल में जाएगा। कैपिटल अकाउंट में इसीलिए दिखा रहे क्योंकि जो कैपिटल है वो कम या ज्यादा हो रहा है इंटरेस्ट मिलने पे या इंटरेस्ट देने पे, और इसका क्लोजिंग कहाँ पर होगा, पीएल पे होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किधर जाएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर जाएगा, ये पीएल है। तो पीएल कैसे बनता है, ये डेबिट, एक्सपेंसेस इधर क्लोज होगा, इनकम इधर क्लोज होगा। तो कौन सा इंटरेस्ट इनकम है, कैपिटल वाला या ड्रॉइंग्स वाला, बोलो कौन सा इंटरेस्ट इनकम है या फिर कौन सा इंटरेस्ट एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कौन सा, मतलब हमें किसके रेस्पेक्ट में बताना है, फर्म के रेस्पेक्ट में। तो फर्म के रेस्पेक्ट में बोलो कि पार्टनर लोग को अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ रहा है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है उन लोग को, तो फर्म के लिए कौन सा एक्सपेंस है और कौन सा इनकम है। बोलो फर्म के लिए कौन सा इनकम है कौन सा एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर पार्टनर लोगों को देना पड़ेगा तो इंटरेस्ट फर्म, ऑन ड्राइंग वो एक्सपेंसेस है। हाँ लेकिन एक्सपेंस किसका है, बोलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किसका एक्सपेंस है। अगर हम लोग ही तीनों पार्टनर पार्टनर, का पार्टनर का, लेकिन हम लोग तो फर्म का अकाउंट बना रहे हैं तो हमें फर्म के रेस्पेक्ट में इनकम है। सोच, इनकम है तो इधर होगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहाँ पर हम कैलकुलेशन पूरा दिखा देते हैं। ठीक है, वहां पर जो मैंने वर्किंग नोट में करने के लिए बोला, ये देखो 12,000 इंटू 6% इंटू 6/12, वाई का हो जाएगा 10,000 इंटू 6% इंटू 6/12। ये ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है हम लोग का 360 300। और यहाँ पर हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बाद में लिखना चाहिए, ऊपर लिख देते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई 960 640, 960 640 हो गया। अच्छा अब हमें क्या करना है, जो प्रॉफिट बचेगा उसे हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना है, टू ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। ठीक है, रिजर्व फंड में कितना ट्रांसफर करना है वो बता भी दिया है, 50%। तो कितना हो रहा है प्रॉफिट, पहले चेक कर लेते हैं। टोटल अर्निंग कितना हो रहा है, 1,45,000 प्लस 660, 1,45,000 660 माइनस 4,800 माइनस 16,400 माइनस 960 माइनस 640,
अच्छा कितना बच रहा है? 1,22,860। इसका 50% जो है रिजर्व फंड में जाएगा। 1,22,860 इंटू 50%, ये रिजर्व फंड में जाएगा, यानी 61,430। तो 50% रिजर्व फंड में चला गया और जो बचा वो पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। एक्स और वाई, तो बचा हुआ कितना है? 61,430 ही बचा हुआ है, आधा। आधा रिजर्व फंड में चला गया, आधा बचा हुआ है। आधा का दो पार्ट हो जाएगा एक एक जन के हिस्से में, 30,715 ये हो गया। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर ये कैपिटल अकाउंट जब क्लोज करेंगे तो ये प्रॉफिट को इनके अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो बाई क्या हो जाएगा? बाई प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, प्रॉफिट। ये कैपिटल अकाउंट जब बन रहा है तो ये पार्टनर लोग का बन रहा है, बिजनेस फर्म में ही बन रहा है, लेकिन पार्टनर लोग का कैपिटल किस रीजन से बढ़ेगा और किस रीजन से घटेगा वो हम लोग दिखा रहे हैं। तो प्रॉफिट मिलने से बढ़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने से बढ़ेगा। अच्छा अब हम लोग टोटल करके देखेंगे कि क्लोजिंग कैपिटल कितना आ रहा है, वही हम लोग को नए वाले बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा। टू बैलेंस सीडी 30,715 प्लस 960 प्लस 24,000, 55,000। ओ और भी तो लिखना चाहिए था, कमीशन और ये सब, ये भी तो पार्टनर के कैपिटल में ही गया। सैलरी, वाई का सैलरी और एक्स का कमीशन, बाई कमीशन, ये एक्स के कॉलम में चला जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं बाई सैलरी, ये वाई के कॉलम में चला जाएगा। एक्स का कमीशन है 16,400 और वाई का सैलरी है 4,800। अच्छा टोटल हो गया 72,075 एक्स का, माइनस 12,360, 59,715 क्लोजिंग कैपिटल ऑफ एक्स। वाई का 16,000 प्लस 640 प्लस 4,800 प्लस 30,715, 52,155 माइनस 10,300, 41,855। ये हो गया क्लोजिंग कैपिटल। अब बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे? कैपिटल लिखेंगे एक्स और वाई का। यहाँ पर ड्राइंग्स वगैरह कुछ एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कैपिटल अकाउंट में तो हम लोगों ने एडजस्ट कर ही दिया है ना, तो सिर्फ कैपिटल लिखने से ही हो जाएगा। 59,715, 41,855 कैपिटल अकाउंट बन गया। अच्छा यहाँ पर हमें रिजर्व फंड लिखना पड़ेगा। ये देखो दो बार हर चीज जाना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक दो बार गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो जगह पे गया, एक बार पीएल में गया एक बार कैपिटल में गया। वाई का सैलरी भी वही दो जगह पे गया, एक बार पीएल एक बार कैपिटल। कमीशन जो है वो भी दो जगह पे गया, एक बार पीएल एक बार कैपिटल। 50% ऑफ रिजर्व फंड एक बार पीएल में जाएगा एक बार चला जाएगा बैलेंस शीट में। तो रिजर्व फंड हुआ था 61,430। अच्छा डेप्रिसिएशन भी हम लोगों ने दो बार चार्ज कर दिया, एक बार पीएल में एक बार बैलेंस शीट में। अब टोटल करने से पता चल जाएगा। 41,855 प्लस 59,715 प्लस 61,430, 1,63,000। इधर भी 1,63,000 आना चाहिए। चेक करते हैं, माइनस करते हुए 9,000, 11,000, 20,000। 1,50,000 हो रहा है। आ रहा है। अच्छा हाँ यस आ रहा मैम। है। ठीक है तब टैली हो गया। ये लेकिन अलग था, ठीक है। नॉर्मली हम लोग पार्टनरशिप सीखते हैं तो वहाँ कभी भी ट्रेडिंग पीएल नहीं बनाना पड़ता है, पीएल बता देता है, ठीक है। ट्रेडिंग तो बनाना ही नहीं होता, पीएल बता देता है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा पीएल एप्रो, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ही होता है। अब इसके आगे वाला कर लेते हैं क्योंकि हम लोग पीछे से स्टार्ट किया है, तो 14 वाला कर लेते हैं। देखो 14 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, क्या हो गया?
The following trial balance has been extracted from the books of Mr. Agarwal as on 31st of March 2013. ट्रायल बैलेंस दे रखा है, परचेज ट्रेडिंग में जाएगा, सन्ट्री डेटर बैलेंस शीट, ड्राइंग्स बैलेंस शीट में जाएगा, बैड डेप्ट पीएल, फर्नीचर फिक्सचर बैलेंस शीट, ऑफिस इक्विपमेंट बैलेंस शीट, सैलरी पीएल, एडवांस सैलरी, एडवांस्ड सैलरी, ये कहाँ पर जाना चाहिए बोलो? एडवांस सैलरी अगर है तो ये कहाँ पर जाना चाहिए? बैलेंस शीट में जाएगा। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग, मिसलेनियस एक्सपेंस, ये पीएल में चला जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस पीएल में जाएगा। स्टेशनरी प्रिंटिंग पीएल, रेंट पीएल, इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन पीएल, कैश इन हैंड बैलेंस शीट, कैश एट बैंक विथ एसबीआई बैलेंस शीट, स्टॉक ट्रेडिंग में जाएगा। रिपेयर्स ये पीएल में जाएगा। मोटर कार ये बैलेंस शीट में जाना चाहिए। डेप्रिसिएशन फर्नीचर ऑफिस इक्विपमेंट बोला हुआ है, डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में दिखाया है, ठीक है। डेप्रिसिएशन अगर ट्रायल बैलेंस में दिखाया है, इसका मतलब जो वैल्यूड अमाउंट है फर्नीचर का या फिर ऑफिस इक्विपमेंट का, क्या इससे डेप्रिसिएशन हमारा लेस किया हुआ है? इसका मतलब शायद लेस किया हुआ नहीं है, देखते हैं। फर्नीचर फिक्सचर हाँ लेस किया हुआ है। इन्होंने अमाउंट बता दिया है क्योंकि नीचे कैलकुलेशन नहीं किया है। देखो नीचे रेट नहीं बताया है, ये देखो नीचे रेट नहीं बताया, अभी पढ़ने से समझ में आ जाएगा, नीचे रेट नहीं बताया। अभी देखते हैं, देखो यहाँ पर बोल रहे हैं 9000 6000 और यहाँ पर डेप्रिसिएशन बोला है जो कि हम लोग खुद कैलकुलेट करते हैं। अब एक चीज तो है कि डेप्रिसिएशन नॉर्मली दो जगह पे बैठता है क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ रहता है, इसी वजह से। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को एक ही जगह पे पुट करना पड़ेगा, मतलब इसका दो ट्रीटमेंट तो नहीं होगा। मतलब एक जगह पे तो ट्रीटमेंट किया हुआ है, तो पीएल तो अभी बना रहे, तो कहाँ पर ट्रीटमेंट किया हुआ है? अगर ट्रायल बैलेंस में है ये एक ही जगह पे पुट होगा, तो ये डेप्रिसिएशन चार्ज है कि चार्ज करना पड़ेगा, ये सोचो। ऐसे कर ऑलरेडी, हाँ ऑलरेडी है, हमें फिर चार्ज नहीं करना पड़ेगा। और अगर हम लोग दिखाना चाहते हैं तो हमें उसमें ऐड बैक करके दिखाना पड़ेगा, वो प्रेजेंटेशन का तरीका है। हम लोग चाहे तो डेप्रिसिएशन ऐड करके फिर लेस करके दिखा सकते हैं, या फिर डेप्रिसिएशन चार्ज किए बिना भी दिखा सकते हैं, ठीक है। मतलब बैलेंस शीट का बात कर रहे हैं। सेल्स ये चला जाएगा ट्रेडिंग में। कैपिटल ये बैलेंस शीट में। सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट। आउटस्टैंडिंग सैलरी ये बैलेंस शीट के करंट लाइबिलिटी में। सेल ऑफ ओल्ड पेपर ये हो जाएगा पीएल में अदर इनकम। हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में जाएगा। Sales include 60,000 towards goods for cash on account of a joint venture with Mr. Reddy, who incurred 800 as forwarding expense. The joint venture earned a profit of 15,000 to which Mr. Reddy is entitled to 60%. बोल रहा है कि सेल्स जो है उसमें 60,000 जॉइंट वेंचर का सेल का इनकम है। जॉइंट वेंचर मतलब जस्ट लाइक पार्टनरशिप होता है, लेकिन पार्टनरशिप एक लॉन्ग टाइम के लिए होता है। जॉइंट वेंचर एक छोटा मोटा टारगेट फुलफिल, छोटा मोटा इन द सेंस कि जो टारगेट जल्दी फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। तो एक मतलब टारगेट जल्दी फुलफिल हो ऐसा जरूरी नहीं है, टारगेट फुलफिल होने के बाद वो जो रिलेशन रहेगा, बिजनेस रिलेशन जो होता है वो टूट जाता है। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। ऐसे मान लो कुछ अलग अलग कंपनियां मिलकर ब्रिज बनाना चाह रही, तो ब्रिज बन गया तो उनका जो वेंचर था वो भी खत्म। अब आगे से उनमें कोई नया अगर कुछ एग्रीमेंट बनेगा तभी जाके फिर से नया बिजनेस रिलेशन बनेगा, अदरवाइज नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है कि एक साल का सेल वगैरह हो गया तो पार्टनरशिप खत्म। इसको जॉइंट वेंचर बोलते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर किसी पर्पस में लोग जुड़ते हैं और वो पर्पस खत्म हो जाने पे सब अलग अलग अपने रास्ते चल जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर इन्होंने किया है मिस्टर रेड्डी के साथ, और मिस्टर रेड्डी ने 800 रुपए फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस भी दिया था। और जॉइंट वेंचर में जो प्रॉफिट हुआ है वो 15,000 है, जिसमें से बोल रहे हैं कि मिस्टर रेड्डी को 60% मिलेगा। तो हम लोग तो मिस्टर रेड्डी का अकाउंटिंग नहीं बना रहे, हम लोग बना रहे मिस्टर अग्रवाल का। तो मिस्टर अग्रवाल को कितना मिलेगा? 15,000 में 60% अगर रेड्डी का है तो 40% मिलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है मोटर कार अकाउंट रिप्रेजेंट एन ओल्ड मोटर कार। ये जो था ना 56,000 मोटर कार अकाउंट जो है ये एक ओल्ड मोटर कार को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच वाज रिप्लेस्ड ऑन 1/4/12 बाय ए न्यू मोटर कार कॉस्टिंग 1,20,000। ये मोटर कार को एक्सचेंज कर दिया गया, उसके बदले 1,20,000 का एक मोटर कार लिया गया और 40,000 कैश पेमेंट भी किया गया। तो कितना देना पड़ा? देखो 56,000 का मोटर कार दे दिए, 40,000 कैश दे दिए, तो टोटल कितना हम लोगों ने आउटफ्लो किया थ्रू कैश या थ्रू एसिड जो भी हो। तो टोटल हम लोगों ने 96,000 का इन्वेस्टमेंट किया, कुछ कैश का
और कुछ एसेट का। एसेट क्या था? मोटर कार ही था, जिसके बदले हम लोगों ने मोटर कार ले लिया। ये तो एक्सचेंज हो गया, और एक्सचेंज के बाद भी कुछ कैश देना पड़ा, ये है। और 1,20,000 का हम लोगों ने जो है मोटर कार नया वाला लिया। तो बोलो मोटर कार खरीदने पे हमारा कुछ प्रॉफिट हुआ क्या? सोच के देखो, नॉर्मली खरीदने पे प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि एक्सचेंज एक्सचेंज कंडीशन था, तो प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट हुआ रिप्लेसमेंट पे? सोचो, 1,20,000 का मोटर कार मिल गया और सिर्फ 96,000 का ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, तो प्रॉफिट तो हुआ ना? 24,000। बोल। हाँ, प्रॉफिट हुआ 24,000। ठीक है। अच्छा, एन एडिशनल कैश पेमेंट, अच्छा, डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। ठीक है, ये परचेज अकाउंट में डेबिट कर रखा है 40,000। अच्छा, नेक्स्ट देखते क्या बोल रहे हैं। UBI has allowed an overdraft limit against hypothecation of stock keeping a margin of 20%। बोल रहा है कि जो ओवरड्राफ्ट दिख रहा था ना, ओवरड्राफ्ट जो UBI बैंक से लिया हुआ है, इसके बदले ओवरड्राफ्ट ऐसे ही नहीं दिया है बैंक ने। देखो, ओवरड्राफ्ट जो है 60,000, ये बैंक ने तभी दिया है जब इन्होंने क्या किया है, स्टॉक को हाइपोथिकेट किया है। ठीक है, 60,000 का BOD का लिमिट दिख रहा है, ये BOD तभी दिया जाता है एगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। स्टॉक को हाइपोथिकेट करेगा तभी, मतलब मॉर्गेज के तरह सोच लो। ठीक है, कीपिंग ए मार्जिन ऑफ 20%। वैसा स्टॉक जिसमें मार्जिन 20% है, तो कॉस्ट कितना होगा? अगर ऐसा स्टॉक को हमें हाइपोथिकेशन करने के लिए बोला जा रहा है जिसपे मार्जिन 20% है, तो कॉस्ट कितना होगा? 100 माइनस 20 कर दो, 80। ठीक है, द प्रेजेंट बैलेंस, मतलब ये वाला, इज द मैक्सिमम एज परमिटेड बाय द बैंक। बैंक ने इतना ही मैक्सिमम BOD देने का सोचा हुआ है। ठीक है, और ये जो है, ये लिमिट कितना हो रहा है फिर? 80% का हो रहा है। क्यों 80% का हो रहा है? क्योंकि स्टॉक को हाइपोथिकेट करेगा कोई, मतलब अगर स्टॉक को हाइपोथिकेट करने का मतलब है, अगर स्टॉक को मॉर्गेज रखा जाएगा तभी जाके BOD मिलेगा, मतलब ओवरड्राफ्ट लिमिट 60,000 तक मिलेगा। और वो स्टॉक कैसा होना चाहिए? वो स्टॉक होना चाहिए 20% मार्जिन वाला स्टॉक, यानी कॉस्ट कितना? 80%। तो स्टॉक के अगेंस्ट में हमें लोन मिल रहा है, यानी 80% के अगेंस्ट में मिला है 60,000। ठीक है, तो इससे हम लोग स्टॉक का वैल्यू निकाल लेंगे कि हमारे पास कितना स्टॉक था। अच्छा, sundry debtor includes 4,000 as due from Mr. त्रिवेदी एंड सन्ड्री क्रेडिटर इंक्लूड 7,000 एज पेबल टू हिम। डेटर में 4,000 जो है वो ड्यू फ्रॉम मिस्टर त्रिवेदी है, और क्रेडिटर में 7,000 जो है वो उनको पे करना है। मतलब एक ही इंसान है, मिस्टर त्रिवेदी। ठीक है, मिस्टर त्रिवेदी जो है वो मिस्टर अग्रवाल के डेटर भी है और क्रेडिटर भी है। ठीक है, मिस्टर अग्रवाल को उनको 4,000 देना पड़ेगा, सॉरी, उनसे 4,000 मिलेगा, और मिस्टर अग्रवाल को उनको 7,000 देना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना अमाउंट एडजस्ट हो सकता है? सोचो, मिस्टर अग्रवाल ये 3,000 है, हाँ, मतलब 3,000 तो बैलेंस अमाउंट हो देना रहा है, ये पड़ेगा। तो देना पड़ेगा। लेकिन एडजस्ट कितना हो सकता है? मिनिमम अमाउंट एडजस्ट हो सकता है। अगर हम लोग एडजस्ट करके दिखाएंगे तो कितना दिखाएंगे? 4,000, है ना? हम लोग डेटर से 4,000 क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, बोल देंगे ठीक है हमें 4,000 नहीं देना पड़ेगा, आप क्रेडिटर से 4,000 कम कर दीजिए, तब ऑटोमेटिकली 3,000 रिमेनिंग रह जाएगा क्रेडिटर में। क्रेडिटर में 7,000 की जगह अगर हम लोग 4,000 कम कर देते हैं, क्योंकि 4,000 डेटर से मिलने वाला है, क्योंकि इनसे 4,000 मिलेगा, तो हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि हम लोग बैलेंस शीट ऐसे बनाएंगे कि डेटर से 4,000 कम कर देंगे, सॉरी, डेटर से 4,000 हम लोग कम कर देंगे। ठीक है, तो क्रेडिटर से भी कितना कम करना चाहिए बैलेंस करने के लिए? क्रेडिटर से हम लोग कम करेंगे 4,000। ठीक है, दोनों साइड से ही 4,000 कम कर दिए, मतलब मिस्टर अग्रवाल मिस्टर त्रिवेदी को बोल रहे हैं आप हमें 4,000 मत दीजिए, आप हमसे 4,000 भी नहीं लीजिए, तो आप हमसे कितना लेंगे? 3,000। वो तो क्रेडिटर के टोटल बैलेंस में रह ही जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से म्यूचुअल सेटअप बोलते हैं, जो लोएस्ट अमाउंट होता है उसी का म्यूचुअल सेटअप होता है। और 4,000 और 7,000 में लोएस्ट अमाउंट होता है 4,000, और वो ऑटोमेटिकली 3,000 रिफ्लेक्ट करेगा क्रेडिटर अकाउंट में जो बचा हुआ अमाउंट है। On 31st March 2013, outstanding rent amount to 6,000 and you are informed that 50% of the total rent is attributable towards Agarwal's residence। मतलब पर्सनल एक्सपेंस हो गया। 6,000 आउटस्टैंडिंग है, और टोटल रेंट जो बनेगा आउटस्टैंडिंग जोड़ने के बाद उसमें 50% बोल रहा है कि पर्सनल रेंट है। डेप्रिसिएशन मोटर कार पे 20% एक्सक्लूडिंग सोल्ड आइटम। अच्छा, मिस्टर अग्रवाल रिक्वेस्ट यू टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2013 एंड ए बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट।
ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अग्रवाल, trading and profit and loss account for the year ended 31st of March 2013. Illustration 14. अच्छा, ट्रेडिंग और पीएल तो बहुत सारा आइटम ही है। दो पेज रख लेते हैं ट्रेडिंग और पीएल के लिए। बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March 2013। एसेट्स, लाइबिलिटी। देखते हैं कहाँ से शुरू हो रहा है। परचेज है 6,80,000। तो देखना पड़ेगा कि परचेज में कोई एडजस्टमेंट था कि नहीं। तो परचेज में एडजस्टमेंट था। एक मोटर कार का बोला था ना कि वो परचेज में चार्ज कर दिया। ये देखो कैश पेमेंट किया है मोटर कार के लिए, इसका एंट्री क्या होना चाहिए? जो 40,000 कैश पेमेंट करना पड़ा मोटर कार को, दो तरीके से लिया गया, कुछ तो एक्सचेंज के थ्रू और कुछ कैश पेमेंट करके। तो जो कैश पेमेंट किया गया उसका एंट्री क्या होना चाहिए था? मोटर टू कैश। हाँ, मोटर कार अकाउंट डेबिट टू कैश, बट इन लोगों ने क्या कर दिया? डेबिटेड टू परचेज अकाउंट कर दिया। इससे क्या होगा? तो इससे क्या होगा? क्या करना पड़ेगा? हाँ, माइनस करना। परचेज से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि परचेज ज्यादा दिख रहा है, गलत दिख रहा है, उतना परचेज होना ही नहीं चाहिए। एक्सपेंसेस ज्यादा दिख रहा है तो ये लेस करना पड़ेगा। परचेज में ये एक एडजस्टमेंट था तो परचेज के वहां पर एक लाइन हमें जगह रखना चाहिए। तो ओपनिंग स्टॉक कुछ होगा तो लिखना पड़ेगा, इसलिए हम एक लाइन यहाँ पर रख देते हैं टू परचेज। टू परचेज बोल के इनर कॉलम में 6,80,000। ठीक है, एडजस्टमेंट सारा एक बार में करेंगे ताकि गलत ना हो। यहाँ पर हम लोग 1 2 3 4 करके लिख लेंगे नंबर ना, तो फिर याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। सन्ड्री डेटा 96,000, इसमें भी एडजस्टमेंट था, वो मिस्टर त्रिवेदी के साथ एडजस्टमेंट था तो इसके लिए भी जगह हमें छोड़ देना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सन्ड्री डेटर। यहाँ पर नीचे एक लाइन गैप हमें रखना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ लिखेंगे। 96,000 ओ एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में। ड्रॉइंग्स 36,000 कैपिटल से लेस हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद बैड डेप्ट पीएल में चला जाएगा। टू बैड डेप्ट, टू बैड डेप्ट 2,000। अच्छा, फर्नीचर फिक्सचर 81,000। अच्छा, इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। यस मैम। फर्नीचर एंड फिक्सचर ये आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 81,000। अच्छा, उसके बाद है ऑफिस इक्विपमेंट 54,000, इस पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज है। ऑफिस इक्विपमेंट 54,000। अच्छा, एडवांस सैलरी ये एसेट में आ जाएगा। एडवांस्ड
सैलरी 1500। अच्छा, इसके आगे एक सैलरी था, वो मिस कर गए। सैलरी 24,000। कैरेज इनवर्ट ट्रेडिंग में आएगा, कैरेज इनवर्ट 6,500। अच्छा, कैरेज इनवर्ट के बाद मिसलेनियस एक्सपेंस 12,000 पीएल में आएगा। टू मिसलेनियस एक्सपेंस पीएल में आ जाएगा। अच्छा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 6,500। ट्रैवलिंग एक्सपेंस 6,500। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 1,500। टू स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 1,500। अच्छा, रेंट रेंट पे एडजस्टमेंट था 18,000। टू रेंट आउटस्टैंडिंग था, फिर आधा चार्ज होगा आधा नहीं होगा, क्योंकि आधा जो है प्रोप्राइटर का पर्सनल था, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट होगा। थोड़ा ज़्यादा जगह रख के हमें लिखना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन 6,800। टू इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन 6,800। कैश इन हैंड 5,900। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक SBI 53,000। कैश इन हैंड 5,900। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक 50,000, ये वाला 1/4/2012 ओपनिंग स्टॉक 50,000 ट्रेडिंग में। अच्छा, रिपेयर्स रिपेयर्स हो जाएगा 7,500 पीएल में जाएगा। टू रिपेयर 7,500। मोटर कार रहेगा नहीं, नया जो खरीदा हुआ है उसका हमें बैलेंस दिखाना पड़ेगा, तो मोटर कार का काफी सारा एडजस्टमेंट है। यहाँ पर कितना दिख रहा है, मोटर कार 56, तो ये एक बार लिख लेते हैं बैलेंस शीट में, लेकिन इसमें बहुत सारा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, डेप्रिसिएशन फर्नीचर ऑफिस इक्विपमेंट पीएल में चला जाएगा 9,000 6,000। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 9,000। टू डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट 6,000। अच्छा, सेल्स 8,38,200। सेल्स, इसमें जॉइंट वेंचर वाला एडजस्टमेंट था, तो इसको भी इनर कॉलम में लिखेंगे 8,38,200। यहाँ पर थोड़ा सा जगह छोड़ देते एक लाइन के जैसे। कैपिटल अकाउंट 1,97,000 बैलेंस शीट में चला जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर 1,14,000।
अच्छा, सन्ड्री क्रेडिटर में भी एडजस्टमेंट था वो त्रिवेदी के साथ, तो ये भी इनर कॉलम में होना चाहिए। 1,14,000 सन्ड्री क्रेडिटर। अच्छा, आउटस्टैंडिंग सैलरी ये चला जाएगा करंट लाइबिलिटी में 2,500। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,500। अच्छा, आउटस्टैंडिंग है बोल के दो बार एडजस्टमेंट होगा ऐसा बात नहीं, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है इसीलिए एक ही बार एडजस्ट होगा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1,500 पीएल में चला जाएगा इनकम साइड में। बाई सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर 1,500। बैंक ओवरड्राफ्ट है उसके बाद। बैंक ओवरड्राफ्ट है 60,000 यूबीआई 60,000। अब हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले दिया है सेल्स इंक्लूड 60,000 गुड्स टुवर्ड्स कैश ऑन अकाउंट ऑफ जॉइंट वेंचर। ठीक है, तो ये जॉइंट वेंचर किया गया था मिस्टर रेड्डी के साथ, उनके वो जॉइंट वेंचर में जो अर्निंग हुआ है वो 60,000 इस सेल में भी इंक्लूडेड है, तो ये यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। अगर कोई जॉइंट वेंचर कर रहा है तो उसे अलग जॉइंट वेंचर अकाउंट मेंटेन करना चाहिए। तो ये अपने बिजनेस का सेल नहीं है, ये मिस्टर अग्रवाल का जो पर्सनल बिजनेस है उसका सेल नहीं है पूरा। ठीक है, तो जितना कम है वो निकाल देंगे, यानी कि सेल ऑन जॉइंट वेंचर ऑन अकाउंट ऑफ जॉइंट वेंचर 60,000 यहाँ से लेस हो जाएगा, तब बिजनेस अर्निंग पता चलेगा। 8,38,200 माइनस 60,000 7,78,200। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि 800 इन्होंने फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस किया था, तो 800 का जो फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस है ये तो उनके जॉइंट वेंचर अकाउंट में ही दिखाना चाहिए। ठीक है, कि मिस्टर रेड्डी ने जो खर्चा किया था, एक्चुअली क्या होता है कि खर्चा जो है वो एक वो लोग खर्चा क्या अकाउंट मेंटेन करते हैं, वहां पर दिखा दिया जाता है कि अगर कोई अपने पास से खर्चा किया है, पहले बिजनेस में कैपिटल दिया जाता है वहीं से खर्चा होता है, अगर अपने पास से किया हुआ है तो उसका बाद में एडजस्टमेंट हो जाता है जैसे पार्टनरशिप में होता है। और जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट 15,000 था जिसमें से मिस्टर रेड्डी को 60% मिलेगा, तो मिस्टर अग्रवाल को जो मिलेगा वो उनका अदर इनकम बोल के पीएल में हम लोग दिखा सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दिखा देंगे बाई प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर 15,000 का 40% 6,000 होता है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर मोटर कार का एडजस्टमेंट बोला है। मोटर कार जो लिया गया था वो 1,20,000 का नया वाला मोटर कार लिया गया है और उसको खरीदा गया है एक्सचेंज करके पुराने वाले मोटर कार, और जो एडिशनल कैश पेमेंट है 40,000 करके। ठीक है, तो पहले हम लोग बैलेंस शीट में मोटर कार को बना लेते हैं, तो वहां पर ही हमें प्रॉफिट लॉस जो है ये पता चल जाएगा। तो मोटर कार जो है 56,000 यहाँ पर ऐड कर देते हैं, 1,20,000 का मोटर कार मिला। एड न्यू मोटर कार 1,20,000 टोटल कितना हो जाएगा फिर 56,000 का था, 1,20,000 का और भी खरीद लिया। अगर हम लोग इस तरह से ओवरऑल दिखाते हैं तो टोटल 1,76,000 का होगा, लेकिन उसमें से हम लोगों ने बेच दिया। या फिर ऐसे करो, पहले सेल कर देते इसी को, ऐसे नहीं करके पहले सेल कर देते हैं। सेल ऑफ मोटर कार 56,000, कुछ नहीं बचा, एड परचेज। परचेज कितना हुआ 1,20,000। ठीक है, लेस यहाँ पर कर देंगे डेप्रिसिएशन, बोला था मोटर कार पे डेप्रिसिएशन लगाने के लिए नीचे 20%। 20%, तो 20% लगा देते हैं 24,000, तो बैलेंस बचेगा 96,000। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट लॉस नहीं दिखा पा रहे तो यहाँ पर पीएल में दिखाएंगे। पहले डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं, टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार 24,000।
24,000। अच्छा, जो प्रॉफिट कमाए हैं मोटर कार को बेच के उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मोटर कार। तो प्रॉफिट कितना हुआ था, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मोटर कार, उसका एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ न्यू मोटर कार 1,20,000। और ये कैसे खरीदा गया, एक्सचेंज वैल्यू, एक्सचेंज वैल्यू पे, जो कि है 56,000 और कुछ कैश पेमेंट किया गया, इससे लेस कर देंगे 40,000, 96,000। तो 24,000 का हो जाएगा प्रॉफिट ऑन परचेज बोलो या रिप्लेसमेंट बोलो, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बो है, रिप्लेसमेंट परचेज दोनों ही हुआ है। 24,000 वर्किंग नोट 1 बोल के यहाँ पर हम लोग 24,000 लिख देंगे। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है। ये वाला तो हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर है ओवरड्राफ्ट का जो बात बोला गया था, ओवरड्राफ्ट लिमिट जो बोला गया था वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिससे हमें क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। ठीक है, तो यूबीआई ने जो ओवरड्राफ्ट लिमिट, ओवरड्राफ्ट दिया है वो तभी अलाउ करेगा अगर उन्होंने स्टॉक हाइपोथिकेट किया होगा। तो स्टॉक हाइपोथिकेट किया है, अभी जो ओवरड्राफ्ट है वो 60,000 है, वो इक्विवेलेंट टू फिर कितना हो जाएगा 20%। इसका भी हम लोग एक चाहे तो वर्किंग नोट बना सकते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2, मैक्सिमम अलाउड लिमिट। मैक्सिमम कितना परसेंट ओवरड्राफ्ट मिल सकता है, बोल रहा है कि कीपिंग ए मार्जिन ऑफ 20%, 20% रख के बाकी का मिल जाएगा, तो 100 माइनस 20%, तो ये हो गया 80%। 80% ऑफ स्टॉक, 80% ऑफ स्टॉक का जो है ओवरड्राफ्ट मिल जाएगा। और अभी करेंटली जो ओवरड्राफ्ट दिख रहा है ये मैक्सिमम लिमिट है, तो इसका मतलब ये 80% है। तो 60,000 इक्विवेलेंट टू 80%, देन 100% जो कि स्टॉक का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80, 75,000। ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। 75,000 का 20% रख के बाकी अमाउंट पे लोन मिल जाता है ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं, यहाँ पर क्लोजिंग, ऊपर लिख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक 75,000। क्लोजिंग स्टॉक वर्किंग नोट नंबर 2 देना पड़ेगा, वहां पर भी देना पड़ेगा बैलेंस शीट में भी 75,000। अच्छा, नेक्स्ट बोल रहा है सन्ड्री डेटर इंक्लूड 4,000 एज ड्यू फ्रॉम मिस्टर त्रिवेदी और 7,000 पेबल टू मिस्टर त्रिवेदी। तो 7,000 जो है वो 4,000 जो है वो म्यूचुअल सेटअप हो जाएगा सन्ड्री डेटर में। तो यहाँ पर लिख देते हैं, लेस कर देंगे, डेटर को कम कर देंगे, मिस्टर त्रिवेदी से जो मिलना है वो नहीं लेंगे, क्योंकि एक्चुअली मिस्टर अग्रवाल को उनको 3,000 पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट कैसे होगा, उनसे 4,000 नहीं मांगेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं ड्यू फ्रॉम त्रिवेदी 4,000, तो डेटर कम हो जाएगा, डेटर हो गया 92,000। सिमिलरली क्रेडिट भी कम हो जाएगा, ड्यू टू 4,000 का म्यूचुअल सेटअप हो गया, ये हो गया 1,10,000। और ये तो टोटल क्रेडिटर था इंक्लूडिंग मिस्टर त्रिवेदी। तो मिस्टर त्रिवेदी को 4,000 कम देंगे, क्योंकि उनका 4,000 यहाँ से कम कर दिया है डेटर, उनसे 4,000, सेम अमाउंट कितना है 4,000, 4,000 उनको देना है, 4,000 ही उनसे मिलना है, तो उतना एडजस्ट कर दिया। लेकिन हम लोगों ने देखा कि 4,000 नहीं देना है, 7,000 देना है, तो ये 3,000 ये 1,10,000 में ही दिख रहा है, जो अभी तक हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाए। ये इसको बोला जाता है म्यूचुअल सेटअप।
अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहा है आउटस्टैंडिंग रेंट है 6000, रेंट अकाउंट में चलते हैं, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग 6000, 24,000। अब इसका 50% शायद करना पड़ेगा, ड्राइंग्स हो जाएगा, लेस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना होगा? 50%, 50% ऑफ द टोटल रेंट, तो 12,000। 12,000 बिजनेस रेंट हो गया, 12,000 ड्राइंग्स, तो और ये 12,000 यहाँ पर कैपिटल में एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद डेप्रिसिएशन हम लोगों ने कर दिया, और तो कुछ मुझे नहीं लग रहा है बाकी है। देखते हैं, ट्रेडिंग का टोटल करते हैं। अच्छा, परचेस का तो हम लोगों ने एडजस्ट नहीं किया ना, परचेस में जो मोटर कार ऐड हो गया था वो लेस करना पड़ेगा, 40,000, 6,40,000। अच्छा, ये ऐड करते हैं, 7,78 प्लस 75,000, 8,53,200। टू ग्रॉस प्रॉफिट 8,53,200 माइनस 6,90 माइनस 6,500, 1,56,700। 6,40,000 है। हाँ, 6,40,000 ले लिया, 6,40,000 और 50 ऐड करके 6,90,000 और शायद माइनस आपने 6। 90 एक बार देख लेते हैं सही हुआ है कि नहीं। 8,53,200 माइनस 50,000 माइनस 6,40,000 माइनस 6,500। ठीक है, अब वन लैख हाँ हाँ। फिफ्टी हाँ ठीक है, 1,56,700। अच्छा, अब ये ब्रॉड डाउन करना पड़ेगा बाई जीपी, ब्रॉड डाउन 1,56,700 प्लस 24,000 और 6,000, ये हो गया 30,000, 31,500 ओवरऑल ऐड करने से 31,500। अच्छा, यानी 1,88,200 हो रहा है। अच्छा, ये पीछे करना पड़ेगा, 1,88,200 हो रहा है मेरा टोटल यहाँ पर, 1,88,200। अब देखते हैं माइनस करके, माइनस 6,500 माइनस 24 और 2 26,000 माइनस 12,000 माइनस 1,500, फिर से 12,000, 6,800, 7,500, 9,000, 6,000, 24,000, 76,900 to net profit transfer to capital 76,900 बैलेंसिंग फिगर। अब ये कैपिटल में चला जाएगा, एड नेट प्रॉफिट 76,900। अच्छा, ये एडजस्ट कर लेते हैं, 76,900 प्लस 1,97,000 माइनस 36,000 माइनस 12,000, 2,25,900। अच्छा, प्लस 60,000 प्लस 1,10,000 प्लस 2,500। अच्छा, 2,500 और कुछ है नहीं, और तो कुछ नहीं है। सैलरी और रेंट, रेंट का आउटस्टैंडिंग लिखा मैंने, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट तो नहीं लिखा, वो लिखना था। अभी जो ऐड किया था आउटस्टैंडिंग रेंट वो नहीं लिखा है शायद, नहीं कहीं पर भी नहीं लिखा है। कितना? 6,000 था शायद,
ये 6000, 6000 और भी होगा तो 4,44,000। अच्छा, इसमें और एक अमाउंट आएगा, ये जो जॉइंट वेंचर का यहाँ पर एक एडजस्टमेंट बोला था, देखो सारा चीज दो बार आ रहा है कि नहीं, एक बार चेक करके देखो। ये देखो जो यहाँ पर प्रॉफिट था 15,000, इसका 60% तो मिस्टर रेड्डी को मिलेगा, 40% जो है इनको मिल गया मिस्टर अग्रवाल को, तो ये 60% पेबल हो जाएगा, मिस्टर रेड्डी को पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पर दिखाना पड़ेगा क्योंकि इनके अकाउंट में उतना प्रॉफिट दिख रहा है, तो ये पेबल हो जाएगा, अमाउंट पेबल टू रेड्डी, प्रॉफिट का हिस्सा 15,000 का 60%, यानी कि कितना हो जाएगा, 15,000 का 60% तो प्रॉफिट का हिस्सा हो गया। अच्छा, ये 60,000 भी तो हमें करना पड़ेगा। अच्छा ऐसे होगा, रुको एक मिनट, मैंने गलत लिख दिया, एक मिनट गलत बोल दिया, ऐसे नहीं होगा। देखो 60,000 हम लोगों ने एक ही जगह पे एडजस्ट किया, ट्रेडिंग पे, कहीं और एक बार भी होना चाहिए, ठीक है। और ये 800 जो है ये फाइनल अकाउंट्स का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये 800 जो है ये उनके बिजनेस का पार्ट हो जाएगा। और ये वाला जो है यहाँ पर 15,000, ये और 60,000 इसका एडजस्टमेंट होना चाहिए, तो 15,000 का जितना पोर्शन उनका अदर इनकम होगा वो तो हम लोगों ने दिखा दिया। 60,000 सेल्स इनके पास दिखा रहा है, ठीक है, मतलब मिस्टर अग्रवाल के पास अकाउंट मेंटेन हो रहा है। एक्चुअली जॉइंट वेंचर जो है वो दो तीन तरह से अकाउंट मेंटेन होता है। एक ऐसा होता है कि एक पार्टनर क्या कर रहा है, बिजनेस का अकाउंट भी मेंटेन कर रहा है और एक पार्टनर का अकाउंट भी मेंटेन कर रहा है। और एक होता है कि दोनों मिलके अपना अकाउंट भी मेंटेन कर रहे हैं, मतलब दूसरे पार्टनर का भी कर रहे हैं, बिजनेस का भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि सेल्स का डेटा जो है इतना समझो कि मिस्टर अग्रवाल के पास है 60,000, यानी वही सारा अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो 60,000 में से उनको कितना मिलेगा, 6,000, 15,000 का 40%, तो बाकी पैसा जो है वो पेबल टू हो जाएगा मिस्टर रेड्डी। इसी तरह से जॉइंट वेंचर का अकाउंटिंग मेंटेन होता है, अपना हिस्सा लेने के बाद बाकी पूरा पार्टनर को पेबल हो जाता है। जॉइंट वेंचर बोलते हैं इसको, सॉरी को वेंचरर बोलते हैं, पार्टनर नहीं बोलते यहाँ पर, ठीक है। तो ये और भी क्लियर होगा जब हम लोग जॉइंट वेंचर करेंगे। तो यहाँ पर देखो 60,000 टोटल सेल में से इनको सिर्फ और सिर्फ 6,000 मिलेगा, तो बाकी बचा जितना वो पेबल टू हो जाएगा मिस्टर रेड्डी 54,000। तो ऐड करने से हो जाएगा 4,58,400, बस यही वाला पॉइंट नहीं किया था हम लोगों ने। और यहाँ पर बाकी देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं। -81,000, -54,000, 96, 92, 75, 1,500, 53,000, 5,900, हाँ आ रहा है 4,58,400, 4,58,400 हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ ये वाला जो एडजस्टमेंट है वो ज्यादा ध्यान देना था हम लोग को, ये वाला सेल्स इंक्लूड 60,000 टुवर्ड्स गुड्स फॉर कैश ऑन अकाउंट ऑफ जॉइंट वेंचर विथ मिस्टर रेड्डी हु इनकर्ड 800 एज फॉरवर्डिंग एक्सपेंस। इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये जॉइंट वेंचर में ही होगा, जब जॉइंट वेंचर करोगे तो समझ में आएगा कि इसका एंट्री क्या होता है, तो ये फाइनल अकाउंट्स में नहीं आएगा। वैसे भी ये मिस्टर अग्रवाल का पर्सनल बिजनेस एक्सपेंसेस और इनकम को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वहां पर उनका एक अदर इनकम में आ जाएगा 15,000 का 40%, वो तो हम लोगों ने दिखा दिया। और बाकी पैसा जो है वो रिटर्न कर देना है, ठीक है, वो यहाँ पर हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, तो इसीलिए अमाउंट पेबल दिखा देंगे, क्योंकि सेल्स में ये दिखा दिया है ना हम लोगों ने फॉर कैश, वो भी कैश सेल, तो कैश ज्यादा दिख रहा है, तो ये तो गलत बात है। तो इसीलिए 60,000 से जितना उनको मिलना है वो मिलने के बाद बाकी पैसा हम लोग लेस करके दिखा देंगे। अच्छा, बाकी सभी दो बार एडजस्ट हुआ है, ठीक है। ये देखो मोटर कार जो है, ओल्ड मोटर कार और न्यू मोटर कार, और ये 40,000, एक बार 40,000 हम लोगों ने परचेज से लेस किया, एक बार बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट किया। 1,20,000 का भी हम लोगों ने एक बार पीएल में दिखाया कितना माइनस हो रहा है वर्किंग नोट में, वो पीएल में इफेक्ट डाल रहा था, और एक बार हम लोगों ने बैलेंस शीट में दिखाया, तो दोनों अमाउंट ही दो बार एडजस्ट हुआ है। यूबीआई का जो है वो देखो क्लोजिंग स्टॉक बन रहा है, वो दो जगह पे दिख रहा है, एक बार बैलेंस शीट में एक बार ट्रेडिंग में। सन्ड्री डेटर का 4,000 4,000 दो जगह पे एडजस्ट कर दिया हम लोगों ने। यहाँ पर रेंट का भी दो जगह एडजस्टमेंट हुआ, एक बार बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग रेट 6,000 दिखा है, एक बार पीएल में 50% का ड्रॉइंग्स जो है एक बार पीएल से लेस हुआ, एक बार बैलेंस शीट से लेस हुआ कैपिटल से। डेप्रिसिएशन तो पता ही है दो बार एडजस्ट होता है, दो बार, एक बार पीएल में एक बार बैलेंस शीट में।
अच्छा, अब है क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है। The following trial balance has been prepared from the books of Mr. Saxena as on 31st of March 2013 after making necessary adjustment for depreciation on fixed asset, outstanding and accrued item and difference under suspense account। बोल रहा है कि after making necessary adjustment for depreciation on fixed asset, यानी fixed asset से depreciation लेस किया हुआ है, outstanding accrued items ये सब भी एडजस्ट किया हुआ है, and difference अंडर सस्पेंस अकाउंट, मतलब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ है तो इन्होंने सस्पेंस अकाउंट लिख दिया है। ठीक है, तो मशीन है बैलेंस शीट में जाएगा, फर्नीचर बैलेंस शीट में जाएगा, सन्ड्री डेटर बैलेंस शीट में जाएगा, ड्राइंग्स बैलेंस शीट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस पीएल, इंश्योरेंस पीएल, ऑडिट फीस पीएल, सैलरी पीएल, रेंट पीएल, कैश इन हैंड कैश एट बैंक बैलेंस शीट, स्टॉक ये चला जाएगा ट्रेडिंग में, प्रीपेड इंश्योरेंस ये पीएल में, सॉरी ये चला जाएगा बैलेंस शीट में, मिसलेनियस एक्सपेंसेस ये चला जाएगा पीएल में, डिस्काउंट डेबिट साइड है, देखो ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड है तो ये एक्सपेंस है, पीएल के एक्सपेंस साइड में जाएगा, मतलब डेबिट साइड में, प्रिंटिंग स्टेशनरी पीएल में जाएगा, परचेज लेस रिटर्न किया हुआ है तो ये चला जाएगा ट्रेडिंग में, डेप्रिसिएशन अलग से बता दिया क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज है ऑलरेडी तो ये सब पीएल में चला जाएगा, 30,5500 और 39,400। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट, कैपिटल बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में सैलरी, प्रिंटिंग, ऑडिट फीस ये सब दे रखा है। अच्छा, और बैंक इंटरेस्ट ये भी क्या आउटस्टैंडिंग में है, क्लियरली नहीं समझ में आ रहा, शायद आउटस्टैंडिंग में ही होगा, डिस्काउंट्स और सेल्स रिटर्न ये सब आउटस्टैंडिंग का नहीं है। ठीक है, इनका यहाँ पर लिखने का तरीका थोड़ा कुछ अलग होना चाहिए था ताकि समझ में आ जाए कि आउटस्टैंडिंग में कौन कौन सा आ रहा है। ठीक है, हम देख लेंगे एक बार आउटस्टैंडिंग में कौन कौन सा लिया गया है तो समझ में आ जाएगा, प्रेजेंटेशन थोड़ा ठीक करने से समझ में आ जाता। सेल्स लेस रिटर्न दे रखा है ये तो ट्रेडिंग में जाएगा। ए न्यू मशीनरी वाज परचेज फॉर 50,000 बट द अमाउंट वाज रॉन्गली पोस्टेड टू फर्नीचर अकाउंट, इसीलिए सस्पेंस आ गया है क्योंकि इन्होंने खरीदा तो है मशीन बट उसमें से 5,000 जो है फर्नीचर अकाउंट में डेबिट कर रखा है, फर्नीचर अकाउंट में दिखा दिया है, तो इससे क्या हुआ फर्नीचर का जो वैल्यू है वो 5,000 से बढ़ गया और मशीन का जो वैल्यू है वो 5,000 से कम हो गया तो एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर 5,600 वाज ओमिटेड टू बी पोस्टेड इन द लेजर, डेटर से कैश मिला तो एंट्री क्या हुआ था कैश टू डेटर बट वो हम लोगों ने लेजर पोस्ट किया ही नहीं। गुड्स विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज बट नो एंट्री वाज पास्ड, तो एंट्री पास करना पड़ेगा और वैसे भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन का एंट्री पास होता नहीं है। सेल्स इंक्लूड 30,000 एज गुड्स सोल्ड कैश ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ठकुराल हु allowed 15% commission on such sales for which effect is to be given। अच्छा, सेल्स में 30,000 सेल्स है एज गुड सोल्ड कैश ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ठकुराल, मिस्टर ठकुराल के बिहाफ में ये स्टॉक बेचा गया है, शायद मिस्टर ठकुराल ने बोला था कि मेरे बिहाफ में स्टॉक बेच दो और यहाँ पर बोल रहा है कि मिस्टर ठकुराल हु अलाउड 15% ऑन कमीशन सच सेल। ठीक है, मतलब मिस्टर ठकुराल बोल रहे हैं कि मेरा स्टॉक बेच दो, जब हम नहीं रहेंगे उसके बदले 15% कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, ये रिकॉर्ड कर लेंगे कि कमीशन इनकम हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन 47,500, depreciation on machine and furniture has been provided 15% and 10% respectively on reducing balance method। full year's depreciation is provided on addition, मतलब नया कुछ भी अगर मशीन वगैरह खरीदते हैं फर्नीचर फिक्स्ड एसेट तो फुल ईयर डेप्रिसिएशन देना है। बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर profit and loss account for the year ended 31st March 2013 and a balance sheet as on that date as so as to represent a true and correct picture, क्योंकि गलत है ना सस्पेंस अकाउंट इसीलिए बन गया है। गलती क्या क्या हुआ है पहला तो दिख ही रहा है, फर्नीचर और मशीन का एसेट खरीदने का एंट्री तो किया है बट गलत अमाउंट के साथ। ठीक है, तो ये सब हमें यहाँ पर रेक्टिफिकेशन भी है, यहाँ इस क्वेश्चन में रेक्टिफिकेशन भी हमें दिखेगा। तो इलस्ट्रेशन 13 in the books of Mr. Saxena
trading and profit and loss account for the year ended 31st March 13. यहाँ पर ट्रेडिंग बन जाएगा, ट्रेडिंग में ज़्यादा आइटम नहीं है, यहाँ पर पीएल के लिए जगह रख देते हैं। और बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2013। अच्छा, सबसे पहले है मशीन्स। अच्छा, पहले मशीन्स ही बोल रखा है जिसका एडजस्टमेंट भी था, तो ठीक है, हम लोग मशीन को पहले एक बार लिख लेते हैं। 1,70,000 बैलेंस शीट में। $1,70,000। बट यहाँ पर बहुत सारा रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। 1,70,000 जो है ये डेप्रिसिएशन लेस होने के बाद है, बट गलत अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लेस हो गया होगा। क्यों बताओ? क्योंकि 1,70,000 आफ्टर डेप्रिसिएशन है, बट मशीन का वैल्यू ही तो गलत दिखा रखा है। हम लोगों ने परचेस 50,000 का मशीन किया है, बट उसको 45 दिखा है, क्योंकि 5,000 तो हम लोगों ने फर्नीचर में डेबिट कर रखा है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका फुल्ली रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। फिलहाल अभी यही अमाउंट लिखते हैं, जगह छोड़ देंगे रेक्टिफाई करने के लिए। फर्नीचर 49,500, इस पे भी हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं। ये सबका वर्किंग नोट बना लेंगे। फर्नीचर 49,000, नहीं कितना था, हाँ 49,500। अच्छा, सन्ड्री डेटर 38,000, सन्ड्री डेटर 38,000, इसमें भी एडजस्टमेंट था। ड्राइंग्स 28,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 6,500, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस 6,500 ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया। अच्छा, और क्या है, इंश्योरेंस 1,500। ये सब में तो कुछ एडजस्टमेंट मुझे दिखा नहीं। इंश्योरेंस 1,500, ऑडिट फीस 1,000, टू ऑडिट फीस। अच्छा, ऑडिट फीस 1,000, सैलरी 49,000। ये सब कुछ एडजस्टमेंट था नहीं, ठीक है। टू सैलरी 49,000, रेंट 5,000, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैलेंस शीट में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। अच्छा, कितना कितना है, 7,800 इन हैंड, 18,500 इन बैंक। अच्छा, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक 80,000, टू ओपनिंग स्टॉक 80,000, टू ओपनिंग स्टॉक 80,000। अच्छा, इसके बाद है प्रीपेड इंश्योरेंस, ये चला जाएगा बैलेंस शीट में 250, प्रीपेड इंश्योरेंस।
मिसलेनियस एक्सपेंस 21,200 पीएल में चला जाएगा। टू miscellaneous expense 21,200 discount 1200 to discount discount 1200 printing stationery 1500 printing stationery 1500 purchase less return 4,60,000 तो टू परचेज इसमें एक एडजस्टमेंट था इसीलिए इनर कॉलम में लिखा मैंने डेप्रिसिएशन मशीन फर्नीचर। अच्छा मशीन पे लेकिन गलत हुआ होगा डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन क्योंकि मशीन का वैल्यू ही गलत किया, फर्नीचर का भी गलत होगा। सही सिर्फ एक ही चीज होगा। अच्छा ये सस्पेंस है, मुझे लगा ये भी कोई डेप्रिसिएशन है। चलो वर्किंग नोट हम अभी हमें बनाना पड़ेगा। अगर हमें ये लिखना है तो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट नंबर 1 बना लेते हैं। मशीन का वैल्यू क्या है और क्या होना चाहिए, तो मशीन एज पर ट्रायल बैलेंस, मशीन का वैल्यू ट्रायल बैलेंस के हिसाब से क्या था एकदम स्टार्टिंग में देखते हैं 1,70,000 ठीक है, जो कि डेप्रीशिएशन लेस किया हुआ था और जो भी डेप्रीशिएशन लेस किया हुआ है वो गलत भी है, तो डेप्रीशिएशन लेस कर जो किया हुआ है उसको ऐड कर देते हैं। ऐड डेप्रीशिएशन करने से हम लोगों ने मशीन का वैल्यू कितना लगाया था वो पता चल जाएगा। तो 30,000 ऐड कर देते हैं, तो हम लोगों ने मशीन का वैल्यू 2,00,000 सोचा था, बट 2,00,000 नहीं है, 5,000 इसमें ज्यादा इंक्लूडेड है, 5,000 या 50,000 कुछ ऐसा था। अच्छा नया मशीन खरीदा गया था 50,000 का, तो ऐड कितना होना चाहिए था, ऐड न्यू बोल के होना चाहिए था 50,000, ये एक्चुअली में होना चाहिए था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2,50,000 ओरिजिनल मशीन का जो वैल्यू है। ठीक है, अच्छा अब इस पे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, लगाने से तो कितना हो जाएगा 2,50,000 और डेप्रिसिएशन कितना बोला है 15%, 37,500 ये होगा डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15%। ठीक है, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15% ये हो जाएगा 37,500। ठीक है, ये देखो मशीन का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 1,70,000, तो पुराने वाले में कोई गलती नहीं था, तो 1,70,000 पे अभी तक 30,000 ही डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाता है यहाँ पर 1,70,000। ठीक है, नया मशीन जो 50,000 मतलब एक्चुअली 1,70,000 पे जो डेप्रिसिएशन है वो ठीक है, लेकिन जो नया खरीदा गया था ना उसका वैल्यू 50,000 हम लोगों ने नहीं दिखाया, कम दिखा दिया था, तो 50,000 पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा और पूरे साल का लगाने के लिए बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो ऐसे भी समझ सकते हो 1,70,000 का पहले से 30,000 डेप्रिसिएशन लगा हुआ था। ठीक है, और 1,70,000 पे 30,000 का डेप्रिसिएशन लगा हुआ था और नया वाला कितना है 50,000, 50,000 पे 15% लगा दो, 50,000 पे 15% लगाने से ही समझ में आ जाएगा कितना होगा 7,500 नए वाले का, तो 37,500, इसीलिए टोटल करके हो रहा है 37,500 और 1,70,000 ये तो डेप्रिशिएटेड वैल्यू है, तो 2,00,000 पे लगा के देखो, जो वैल्यू था 2,00,000, 2,00,000 पे 15% लगा के देखो, उसमें भी तुम लोगों का 30% ही आएगा, मतलब प्रीवियस वाले 30,000 आएगा, प्रीवियस वाले जो मशीन थे उस पे 30,000 का डेप्रिसिएशन लगा था, यहाँ पर चेक करके पता चल गया। और अगर टोटल डेप्रिसिएशन अभी तक का दिखाए तो वो होगा 37,500, यहाँ पर 30,000 दिखा रखा है ना, जो सिर्फ अभी का दिखा रखा है प्रीवियस वाला। ठीक है, तो हमें कितना दिखाना पड़ेगा, टोटल दिखाना पड़ेगा 37,500 डेप्रिसिएशन, क्योंकि दोनों मशीन ही तो है तो टोटल दिखाना पड़ेगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन वर्किंग नोट 1 37,500 और टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ये वर्किंग नोट नंबर 2 लिख देते हैं।
फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन 5500 लगा है, फर्नीचर कितने का था? 49,500। 49,500 ऐड कर देते हैं, डेप्रिसिएशन तो पता चल जाएगा कि कितना था। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया 5500, तो एक्चुअली जो वैल्यू था फर्नीचर का बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन दैट इज 55,000। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है, न्यू मशीन वॉज परचेज फॉर 50,000 बट द अमाउंट वॉज रॉन्गली पोस्टेड टू फर्नीचर, बट इसको फर्नीचर अकाउंट में 5,000 दिखा दिया गया है। तो फर्नीचर अकाउंट का वैल्यू जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, 5,000 से कम करना पड़ेगा, लेस रॉन्ग डेबिट। 5,000 गलती से ज्यादा दिख रहा है तो 5,000 लेस कर देंगे, तो एक्चुअली डेप्रिसिएशन जो है वो 50,000 पे लगना चाहिए, क्योंकि फर्नीचर तो कुछ खरीदा गया ही नहीं है, तो फर्नीचर का वैल्यू गलत दिख रहा है। तो 50,000 पे डेप्रिसिएशन लगाने से जितना आएगा, फर्नीचर पे कितना डेप्रिसिएशन बोला है, 10%, यानी 5,000। 5,000 का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। ओ यहाँ पर है, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5,000, ये हम लोगों ने सही कर लिया। अब इसको हम लोग बैलेंस शीट में भी सही करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट में हम लोग नेट अमाउंट करके ही दिखा सकते हैं। ये देखो बैलेंस शीट में हम लोग कैसे दिखाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी कितना आ रहा है, एडजस्ट करने के बाद 2,50,000 से माइनस कर देते हैं 37,500, तो ये आ रहा है 2,12,500। ये 2,12,500 ये हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको लिखने का जरूरत ही नहीं है, इसमें फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। वर्किंग नोट 1 से लिख देंगे, वर्किंग नोट 1 से मिला है 2,12,500। 2,12,500 फर्नीचर का भी वैसे ही लिख देते, वर्किंग नोट 2 से मिला है 45,000 डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद। 45 ही हो रहा है तो अच्छा, फर्नीचर क्या और कुछ खरीदा गया है? नहीं 45 ठीक है, 45,000 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर 82,000। अच्छा सॉरी, हम लोग तो ये लिख चुके हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं। कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर 5,600 ये ओमिट कर दिया है हम लोगों ने, तो डेटर में डेटर से पैसा मिला वो नहीं दिखाया है, तो डेटर ज्यादा दिख रहा है, पैसा मिलने से तो डेटर अकाउंट खत्म हो जाएगा ना, तो लेस कर देंगे। कैश रिसिप्ट जितना हो गया, कैश रिसिप्ट होने से डेटर उतने से कम हो जाएगा और कैश बढ़ जाता है, तो डेटर उतने से कम हो जाएगा 5,600। 32,400। अच्छा, गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, नो एंट्री वाज पास्ड 5,000, तो लेस ड्राइंग्स 5,000। अच्छा, सेल्स इंक्लूड्स 30,000। अच्छा, गुड्स ड्रॉन हुआ है तो परचेज से भी लेस होना चाहिए, गुड्स ड्रॉन हुआ है तो परचेज से भी तो लेस होना चाहिए, लेस ड्राइंग्स 5,000। लेस ड्राइंग्स कर देते हैं 5,000, 4,55,000। सेल्स वगैरह लिखा नहीं है ना मैंने, सेल्स सेल्स लिख लेते हैं 6,80,000 बाई सेल्स 6,80,000। अगर कोई एडजस्टमेंट है तो होगा, एडजस्टमेंट एक था। सेल्स इंक्लूड्स 30,000 एज गुड सोल्ड ऑन, वो मिस्टर ठकुराल के बिहाफ में बेचा गया था, तो ये सेल में मिस्टर ठकुराल का सेल हमें लेस कर देना चाहिए। सेल्स ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर
टी लिख देते हैं, मिस्टर टी, मिस्टर ठकुराल, ठीक है। 30,000 का सेल जो है लेस हो जाएगा, तो बचा कितना, 6,50,000। अच्छा, सेल्स इधर का शायद मेरा लिखना बाकी है, सेल्स सन्ड्री क्रेडिटर 82,000, ये भी नहीं लिखा होगा मैंने, इधर कंप्लीट नहीं हुआ था। सन्ड्री क्रेडिटर 82,000, 82,000। कैपिटल 2,45,750, 2,45,750। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आ जाएगा सैलरी, प्रिंटिंग, ऑडिट फीस। सैलरी, प्रिंटिंग, ऑडिट फीस, ये तीनों को कंसीडर किया गया है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग, अच्छा यहाँ नेट प्रॉफिट वगैरह भी तो लिखना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सैलरी, प्रिंटिंग, ऑडिट। सैलरी कितना है, 1,500, 600, 1,500, 600, और ऑडिट फीस है 1,000। बैंक इंटरेस्ट अर्निंग है बाई बैंक इंटरेस्ट 1,200। क्रेडिट साइड है तो अर्निंग है। डिस्काउंट, ये भी अर्निंग है 1,800। अच्छा, और कमीशन मिलेगा इनको। अब हम लोग एडजस्टमेंट में देखते हैं। कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर ओमिटेड टू बी पोस्टेड इन द लेजर, इसका एडजस्टमेंट हम लोगों ने किया। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है कि 15% कमीशन मिलेगा मिस्टर ठकुराल का सेल करने के बाद, तो ये भी अर्निंग हो जाएगा। एक कमीशन रिसिप्ट लिख देते हैं, कमीशन रिसीवेबल, एक्चुअली रिसीवेबल है, क्योंकि पेमेंट अगर मिलता तो कमीशन बोल के ट्रायल बैलेंस में दिखता, कितना मिलेगा, 30,000 पे 15%, 4,500। और ये पैसा मिला नहीं, अगर मिलता तो जर्नल एंट्री होता, तो लेजर होता, तो ट्रायल बैलेंस पे भी दिखता, तो ये एसेट हो जाएगा, कमीशन रिसीवेबल। $4,500। अच्छा, क्लोजिंग 7,500 लिखना पड़ेगा बाई क्लोजिंग स्टॉक 47,500। और क्या एडजस्टमेंट है, और तो शायद मुझे कुछ नहीं दिख रहा है अभी, ठीक है। चलो टोटल करके देखते हैं, 6,50,000 प्लस 47,500, 6,97,500। टू GP माइनस 80,000 माइनस 4,55,000, 1,62,500। GP आ जाएगा 1,62,500। अब ये ब्रॉड डाउन हो जाएगा, इधर जगह नहीं, चलो नीचे लिख देते हैं, बाई GP ब्रॉड डाउन 1,62,500 प्लस 4,500 प्लस 1,800 प्लस 1,200, तो ये हो गया 1,70,000। माइनस 49,000 माइनस 6,500, 1,500, 1,000, 5,000, 21,200, 1,200, 1,500, 37,500 और 500, तो 45,100। अच्छा, गलत आ रहा है, 40,000। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 5। फर्नीचर का डिप्रिशिएशन 5,000 होगा। अच्छा, फिर भी 4,000 का कुछ कम आ रहा है, क्या नहीं लिखा मैंने, या फिर सही आ रहा है।
49,000 ऐड करते फिर से 49,000, 6,500, 1,500, 1,000, 5,000, 21,200, 1,500, 37,500, 5,000 minus 1,70,000, 41,800 but 40,600 1200 का कुछ नहीं लिखा है, डिस्काउंट अलाउड लिखा तो है 1200, 49,000, 5,000, 5,000, 1,500, 1,000, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 3 4 5 6 10 अमाउंट तो लिखा है, क्या नहीं लिखा मैंने फिर 42,500, ये दोनों 37,500 और 5,000, ठीक है, ये दोनों 42,500, 6,500 लिखा है मैंने, 1,200 डिस्काउंट अलाउड भी लिखा है, 21,200 मिसलेनियस एक्सपेंस भी लिखा है, 1,500 प्रिंटिंग स्टेशनरी और इंश्योरेंस दोनों 1,500 करके है। तब गलत क्या है? रेंट 5,000 लिखा है, फिर से ऐड करते 49,000, क्या चीज कम या ज्यादा हो गया, 49,000 रेंट, 49,000 रेंट, अच्छा उसके बाद इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, मिसलेनियस एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये नहीं लिखा है क्या, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, हाँ लिखा है, अच्छा 37,500, 5,000 माइनस 1,70,000, सही है, मेरा कुछ गलत कैलकुलेशन हो रहा था शायद, टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 40,600, यही आ रहा है, 40,600 ही आ रहा है। अब यहाँ पर ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट 40,600 प्लस 2,45,000, 45,700, सॉरी 750 माइनस 28,000 माइनस 5,000, 2,53,350 प्लस 1,500 प्लस 600 प्लस 1,000 प्लस 82,000। अच्छा, ठकुराल को रिटर्न देना पड़ेगा जैसे हम लोगों ने उसमें किया था, ठकुराल्स अकाउंट, उनको पैसा रिटर्न देना पड़ेगा, उनका सेल कितना कर दिया है 30,000 का, उससे कमीशन खुद का रख लेंगे 4,500, बाकी बचता है 25,500, ये उनको रिटर्न करना पड़ेगा, 3,63,950, 3,63,950, तो ये लाइबिलिटी है इसीलिए लाइबिलिटी साइड जाएगा, बाकी माइनस करके देखते थे, 250, 7,800, 18,500, 32,400, नहीं टैली तो नहीं हुआ, 2,12,500, 45,000, जब मैंने क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा ना इसीलिए,
क्लोजिंग स्टॉक 47,500, बट डिफरेंस तो कुछ अलग ही आ रहा था, चेक कर लेते हैं। $3,68,450 आ गया। ये कैसे पॉसिबल है? 2,12,500 ये हो गया मशीन। फर्नीचर हो गया 45,000, क्लोजिंग स्टॉक 47,500। अच्छा, डेटर का 32,400, कैश 7,800, कैश इन हैंड 18,500। हाँ, प्रीपेड इंश्योरेंस 250। अच्छा, कमीशन रिसीवेबल ये नहीं आना चाहिए। कमीशन क्या मिल गया है, दिखाया था कमीशन रिसीव हुआ है बोल के। कमीशन का कोई अकाउंट था यहाँ पर? कमीशन का तो कोई अकाउंट था नहीं। पेड बोला था क्या, चेक करके। Sales includes 30,000 as goods sold cash on behalf of Mr. Thakural, who allowed 15% commission on such sales, for which effect is to be given। अच्छा, इसका इफेक्ट दे दिया गया है, तो ये रिसीवेबल नहीं है, पेड हो गया है। इफेक्ट इज टू बी गिवन बोल रहा है, तो ये नहीं आएगा। इफेक्ट इज टू बी गिवन का मतलब है ये दे दिया गया है, तो यहाँ पर कमीशन रिसीवेबल नहीं होगा। कमीशन रिसीव्ड है तो सिर्फ कमीशन लिखने से ही होगा, रिसीवेबल नहीं लिख सकते हैं। अब चेक करके देखते हैं। उतना ही ज़्यादा आ रहा था शायद, 2,12,000। ओ, मेरा 3,68,450 आया। यहाँ से लेस कर देते हैं कमीशन का अमाउंट, पता चल जाएगा। 4,500, 3,63,950। आ रहा है 3,63,950। अब ठीक हुआ है। यहाँ पर बोल रहा है ऑलरेडी इफेक्ट इज टू बी गिवन, तो इसको हम लोग रिसीवेबल नहीं दिखा सकते, इसका मतलब पेमेंट हुआ है, इसीलिए बोल रहा है। अच्छा, ये हो गया 13, और कितना बाकी है देख लेते हैं, एक सेकेंड। 12 एक, और यहाँ पर 11 दो। 11 में रेक्टिफिकेशन है, ठीक है, दो, और यहाँ पर 10 3। बस और 3 क्वेश्चन बाकी है, ठीक है, और एक क्लास लगेगा, हो जाएगा फिर उसके बाद ये कंप्लीट। ठीक है, आज इतना ही करते हैं।